नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से 60% क्रैश हो चुका है, फिर भी यहाँ पर गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज मार्केट 2-3% ऊपर जंप हुआ, फिर भी मन्नपुरम में आपको 1-2% की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं, रेवेन्यू में क्या चल रहा है ये देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे गोल्ड लोन में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% की गिरावट नजर आती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ है। माइक्रो फाइनेंस में 3% की गिरावट, 12% की ग्रोथ। हाउसिंग फाइनेंस में, व्हीकल फाइनेंस में और अदर लोन में आपको नंबर्स फिर भी अच्छे नजर आते हैं, स्पेशली वाईवाई नंबर्स काफी अच्छे हैं। टोटल के बारे में बात करें, सीक्वेंशियल बेसिस पे तो कुछ ग्रोथ नहीं है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ नजर आती है। तो आप देख पाएंगे जो मेजर कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में वो है गोल्ड लोन और उसके बाद है माइक्रो फाइनेंस। तो ये दोनों का परफॉर्मेंस कैसा है ये ज्यादा मायने रखता है। अदर लोन्स में थोड़ा बहुत कम भी होगा, ये ओके है, लेकिन यहां पर ग्रोथ होना जरूरी हो जाता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो मेरे हिसाब से फिर भी ठीक है, एटलीस्ट आपको पॉजिटिव नंबर्स नजर आते हैं, एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहां पर गिरावट नजर आती है, 1% और 3% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। पिछले कुछ क्वार्टर मन्नपुरम फाइनेंस के लिए इतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। ऑलरेडी देखिए गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में आपको कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ नजर आया है, इसलिए मन्नपुरम तो क्या, मुथूट फाइनेंस भी आपको नीचे आता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर रिजल्ट्स और भी ज्यादा वीक आए हैं मन्नपुरम फाइनेंस के, इसीलिए स्टॉक में आपको काफी ज्यादा गिरावट दिखाई पड़ती है। वीक तो मुथूट फाइनेंस भी है क्योंकि ओरल सेक्टर में आपको ये कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर आपको जो डिसअपॉइंटमेंट है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी पिछले कुछ क्वार्टर में आपको थोड़ी बहुत डिटोरिएट होती हुई नजर आई है, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि अभी वैसे भी इकोनॉमिक स्लो डाउन की बातें हो रही है, यहाँ पर रिसेशन आ जाएगा, ऐसे कई आर्टिकल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे माहौल में क्लियरली अगर एसेट क्वालिटी आपका खराब हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक में हमें अच्छी खासी गिरावट नजर आती है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, सेगमेंट ब्रेकअप के बारे में चर्चा करते हैं। गोल्ड लोन और अदर से 77.2% है, माइक्रो फाइनेंस 22.8%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो साउथ इंडिया 57% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, वेस्ट इंडिया 15%, नॉर्थ इंडिया 15% और ईस्ट इंडिया 13%। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है साउथ इंडिया में, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो अब तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ चल रही थी और अब भी सिचुएशन बहुत ख़राब नहीं हुई है, लेकिन रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों आपको नीचे आता हुआ नजर आया, जो कि ऑफकोर्स क्लियरली अच्छी बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 35.06%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 14.44%, अदर डीआईआई 1.36%, एफआईआई 29.83%, रिटेल एंड अदर्स कैटेगरी में 19.31% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत वीक नहीं है लेकिन बहुत स्ट्रांग भी नहीं है। अच्छी बात यह है कि भले ही प्रमोटर के पास 50% से कम की इक्विटी है, लेकिन जो बाकी की इक्विटी है उसमें इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट आपको अच्छा खासा नजर आता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 15 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया था। 93% का मानना था कि खरीदारी करनी चाहिए। आप लेवल्स तो देखिए, हायर साइड पे 244 का टारगेट था, मीडियन 168 का और लोअर साइड पे भी 112 का टारगेट था। जो थोड़े बहुत एनालिस्ट मान रहे थे कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है, उनके हिसाब से भी 112 के लेवल्स नहीं टूटने चाहिए थे, लेकिन स्टॉक कहाँ पर चल रहा है हम सभी को पता है। तो ये सारे लेवल्स ऑफकोर्स आउटडेटेड हो चुके हैं। ये मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि हमें पता होना चाहिए एनालिस्ट कोई भी लेवल अगर शेयर करता है तो उसे पत्थर की लकीर नहीं मानना है, वो गलत हो सकता है और ज्यादातर टाइम आपको एनालिस्ट कई बार गलत होते हुए नजर आ जाते हैं। 8000 करोड़ की मार्केट कैप है, 6 का पीई रेशियो है, 6.66 का पी रेशियो, 7 के पी रेशियो पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में भी बात करें, जो कि फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते वक्त ज्यादा महत्व रखता है, तो वहां पर भी 1 का प्राइस टू बुक रेशियो है। मतलब कंपनी की जितनी बुक वैल्यू चल रही है उतना ही आपको शेयर प्राइस दिखाई पड़ता है। तो ये तो क्लियर है कि वैल्यूएशन यहां पर बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 225 पर डबल टॉप बनाने के बाद हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। ये लोज भी हमें टूटते हुए नजर आए और उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आया है। फिलहाल आप देख पाएंगे अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे हैवी सेलिंग हमें यहाँ पर होती हुई नजर आती है। डेली RSI 26 है, काफी ज्यादा वीक है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको भयंकर वीकनेस नजर आती है। 20 वीक्स के मूविंग एवरेज ने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज
का क्रॉसओवर कर दिया है। वीकली RSI 24 है, बहुत वीकनेस है। मंथली चार्ट के बारे में बात करते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद ये 100 मंथ्स के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि पास्ट में भी पहले से ये आपको ये रिटर्न होता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल 2 महीने पॉज लिया, फिर से आपको गिरावट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये क्लियरली बहुत वीक संकेत है। मंथली RSI 39 का लेवल है, यहाँ पर भी आपको वीकनेस नजर आती है, हालांकि ये सपोर्ट के आसपास है। वीकली RSI अगर 40 पे पहुंचता है तो वहां पर बाउंस एक्सपेक्टेड होता है। अभी यहां पर तो मंथली RSI 40 के आसपास पहुंच चुका है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 110 के आसपास का है। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये गिरावट हुई, उसके बाद 2 महीने पॉज लिया, फिर से आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो ये सपोर्ट था, लेकिन अभी ये वापस रेजिस्टेंस हो चुका है। तो 110 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। अब यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बात करें तो एक सपोर्ट जोन है, बहुत वाइड जोन है मैं मानता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक इतना घिर चुका है तो यहाँ पर वाइड सपोर्ट जोन ही दिखाई पड़ता है। 76, 75 से करके 95 का ये 20 रुपए का जोन है। यहां पर कहीं पर भी हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि पहले आप देख पाएंगे मल्टीपल टाइम ये जो जोन है, ये जो नीचे की 2 लाइंस है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। हम एक अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस यहां से निकाल देता हूं तो थोड़ा कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो सपोर्ट जोन हमें नजर आता है, मल्टीपल टाइम्स हमें कंफर्म होता हुआ नजर आया। पहले भी यहाँ से स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया है, तो इस जोन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस आपको शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। वीकली चार्ट पर भी हमें ये कंफर्म होता हुआ नजर आता है और डेली चार्ट पर भी हमें यहाँ पर ये कंफर्म होता हुआ नजर आता है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें करना क्या चाहिए? तो यहाँ पर एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब तक ये स्टॉक 110 के ऊपर जाता नहीं है तब तक के लिए तो बुलिश होने का कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए भी या फिर मिड टर्म के लिए भी। मैं मानता हूं स्टॉक एक अच्छे लेवल पे आ चुका है, मंथली चार्ट पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, लेकिन इतना ज्यादा वीक हो चुका है कि यहां पर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेंथ होना चाहिए। आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस मिलने के बाद ही कोई अग्रेसिव बुलिश पोजीशन बनानी चाहिए, तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा 110 के ऊपर जाता है तो भी आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए, उसके बाद ही खरीदना चाहिए। अभी इतना एग्रेसिव वीकनेस आपको मंथली चार्ट पे भी नजर आती है, तो स्ट्रेंथ भी आपको मंथली चार्ट पर एक बार दिखे, उसके बाद ही हमें अग्रेसिव बुलिश पोजीशन बनानी चाहिए। तब तक के लिए यहाँ पर बुलिश पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म मिड टर्म को तो अभी खरीदना नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करें? तो अगर आपने लॉन्ग टर्म के ऑलरेडी खरीद भी रखा है, मैंने पास्ट में शायद कई बार शेयर भी किया है कि ये शेयर काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए। मन्नपुरम फाइनेंस मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक्चुअली स्टॉप लॉसेस भी सजेस्ट किए थे, एट लास्ट यहाँ पर भी स्टॉप लॉसेस हमने डिस्कस किए थे ये सब लेवल्स पे। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक होल्ड किया है तो मेरे हिसाब से अभी तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, अभी यहाँ पर वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लिया है, यहाँ पर आपने यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लिया, यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लिया, तो अभी ऑलरेडी गिर चुका है, अभी तो सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अभी मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार आपको वीडियोस के द्वारा बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉप लॉस कोई बुरी चीज़ नहीं है। स्टॉप लॉस एक्चुअली हमारे भले के लिए ही रहता है। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर अगर शेयर ऊपर चला जाएगा हम वापस खरीद सकते हैं। 5-10% महंगा खरीदना पड़ेगा, चलेगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस का हमने रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर स्टॉक ऐसा नीचे आ जाएगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर या तो वेट करना पड़ेगा या फिर बड़े घाटे में अभी निकलना पड़ेगा। इसलिए स्टॉप लॉस फॉलो करना जरूरी हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाकर रखी है तो स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए। तो अभी फिलहाल क्या अभी और इन्वेस्ट करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, ये भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। अभी मेरा मानना है कि कंपनी में एक्चुअली इतना कुछ खराब नहीं हुआ है कि स्टॉक इतना ज़्यादा गिर जाए, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स आपको अच्छे नज़र नहीं आते हैं। इसीलिए अभी थोड़ा वेट कीजिए, या तो ये क्वार्टर रिजल्ट सुधरने दीजिए, थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आए, उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं खरीदारी की अपॉर्चुनिटी, या फिर एक बार कोई टेक्निकल स्ट्रेंथ देखने को मिले, उसके बाद हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। तब तक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी अवॉइड करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। और जिन्होंने अभी तक एग्जिट नहीं किया है, जो अभी एग्जिट करना चाहते हैं, तो सेल ऑन राइज के लेवल्स अगर मैं बात करूं तो 110 ये सब लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, यहाँ पर सेल ऑन राइज के लेवल हो जाते हैं। और एक स्टॉप लॉस में भी सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये कोविड के क्रैश वाला लेवल यहाँ पर हिट हो जाता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना चाहिए। देखिए लास्ट में ऐसा ही होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस नहीं लिया, ये तो कितना इंपॉर्टेंट बेस था, तो अभी फिर ऐसे स्टॉप लॉसेस लास्ट में लेने पड़ते हैं। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स मेरे हिसाब से अब भी डिसेंट है, इतना कुछ खराब नहीं हुआ है जितना स्टॉक नीचे गया है।
ग्रोथ भी आपको ओवरऑल अच्छी नजर आती है, पिछला एक साल इतना अच्छा नहीं गया। डीआईएस का स्टेक भी आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, प्रमोटर का स्टेक भी बढ़ रहा है, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपको बढ़ता हुआ नजर आया, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स एक्सट्रीमली वीक हैं, नंबर्स थोड़े से वीक नजर आते हैं, एफआईआई का स्टेक कम हो रहा है, रिटेलर्स का स्टेक बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ क्वार्टर्स हमें खराब नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के लिए और मिड टर्म के लिए तो अवॉइड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी टेक्निकल स्ट्रेंथ के लिए हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन बनाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।